हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि पढ़ाई अच्छे से चल रही है, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, नीट का एग्जाम पास है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू कॉन्सेप्ट बॉक्स, क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर अर्थ कैसे बना, फिर नॉन सेलुलर लाइफ कैसे बनी, फिर सेलुलर लाइफ कैसे बनी, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी थियरीज आई जिसने ये बताया कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी, पैनस्पर्मिया थियरी, स्पेशल क्रिएशन थियरी, इन सब को खारिज कर दिया लुइस पैस्चर ने, फ्रांसिस्को रेडी ने, और फिर लुइन लमार्क, इस तरह के साइंटिस्ट एंड ह्यूगो डे वेराइस, इन सब ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इवोल्यूशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। और ह्यूगो डे वेराइस उन्होंने कहा कि वेरिएशन जैसी चीज नहीं होती है, क्या होता है, ऑल ऑफ सडन म्यूटेशन होता है। फिर हमने देखा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मैंने ही बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से समझाया है, आपके लाइफ से रिलेट करके एग्जांपल दे करके मैंने बताया है। इतना इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पिछला सेशन नहीं देखा है तो जरूर देखना कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है, कैसे एक पॉपुलेशन का आप पूरा का पूरा जीनोटाइप फिनोटाइप डिटरमाइन कर सकते हो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के थ्रू, और उससे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हार्डी विनबर्ग के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, सब कुछ मैंने पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल समझाया है। सो अब समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो अभी तक हमको एविडेंसेस वगैरह सब कुछ मिल चुके हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो मतलब ये तो पक्का है कि इवोल्यूशन हो रहा है, कुछ भी सडन से बना बनाया हमारे पास नहीं आया, ना ही कीचड़ से कोई चीज बनी है, ना ही कहीं और से कोई चीज आया है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि इवोल्यूशन हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है। फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू हमें टाइम टू टाइम बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, और उन्हीं फॉसिल रिकॉर्ड के तहत हम ये बताने वाले हैं कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। सो अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो, तो इसको हम 2000 मिलियन ईयर अगो को हम क्या कह सकते हैं, 2 बिलियन ईयर अगो, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। द मैकेनिज्म, पहला क्वेश्चन तो बेटा यहीं से बन जाता है कि पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया, 2 बिलियन ईयर अगो दे सकता है, या आपको 2000 मिलियन ईयर्स अगो दे सकता है। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कुड इवॉल्व इनटू सेल। नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स होते गए और जायंट मैक्रोमोलिक्यूल बना दिया, और फिर जायंट मैक्रोमोलिक्यूल इवॉल्व हो गया किसमें, सेल में, विथ मेम्ब्रेनस एनवेलप। और ये मेम्ब्रेनस एनवेलप भी किसके बने, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बने, हमको पता है। एनवेलप इज नॉट नोन, सम ऑफ these cells had the ability to release oxygen। ये जो कुछ सेल थे इनमें एबिलिटी थी ऑक्सीजन रिलीज करने की। ठीक है, पहले जो आए वो तो विदाउट ऑक्सीजन रह रहे थे। नॉन सेलुलर सारा एग्रीगेट हुआ, एग्रीगेट होने के बाद जितने भी नॉन सेलुलर थे एग्रीगेट होकर के क्या बनाए, पहले सिंगल सेल बनाए, ऐसे ही बहुत सारे सिंगल सेल एग्रीगेट हुए और क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते गए, और इनमें से कुछ में एबिलिटी थी क्या करने की, रिलीज करने की ऑक्सीजन। The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigment। जो रिएक्शन रहा होगा ऑक्सीजन निकलने का, सेम टू सेम किस जैसा रहा होगा, सिमिलर रहा होगा फोटोसिंथेसिस के। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो बने, बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पास आते गए, भाई अकेले काम नहीं हो रहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, सभी पास है। और आपको पता है पहले माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग थलग घूमता था, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रहता था, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रोकैरियोट्स ने एंगल्फ किया, फिर दोनों साथ में ना बिल्कुल कॉपरेट करके रहने लगे कि तुम मुझे कुछ न्यूट्रिएंट दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, एटीपी बना के दूंगा, तो साथ में रहने लगे। तो ऐसे ही बहुत सारे सिंगल सेल आए और क्या बनाने लगे, मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म बनाने लगे और कॉम्प्लेक्सिटीज बनने लगी। और ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने तो वो सिंगल सेल का वजूद खो गया, सिंगल सेल भी थे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी बनते गए। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी डाटा बेटा याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है। 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स बने, तो सब कुछ लिखते जाना है, ठीक है, कि कौन सेलुलर लाइफ कब आया, नॉन सेलुलर लाइफ कब आया, पूरा डिटेल लिखते जाना। जो पहला पेज जिसमें मैं लिखवा रही थी आपको, उसमें आपको ऐड करते हुए जाना है। 500 मिलियन ईयर्स अगो में इनवर्टिब्रेट्स बने, फिर जॉलेस फिश आए, प्रोबेबली इवॉल्व इन 350 मिलियन ईयर अगो। जॉलेस फिश को हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा।
जॉलेस फिश होती है, इनकी जॉ नहीं होती ना, बिल्कुल थोथे, गोल गोल माउथ होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हैगफिश, हैगफिश, लैम्प्रे, 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 ठीक है, जो पेट्रोमाइजोन वगैरह आपने पढ़ रखा है ना एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमाटा, जिसकी मुंह कैसी होती है, साइकिल जैसी, गोल 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 शक्कर माउथ होता है इनका, और ये पैरासाइट की तरह दूसरे फिश के ऊपर चिपक जाते हैं। तो जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व इन 350 मिलियन ईयर अगो। तो इनवर्टिब्रेट्स बने 500 और 350 मिलियन ईयर, इतना गैप लग गया बेटा फिश बनने में। Seaweeds and few plants existed probably around 320 million year ago. उसके बाद seaweeds बने, कुछ plants बनना शुरू हो गए 320 million year ago. We are told that first organism that invaded land were plant. क्या कहा जाता है कि सबसे पहले एनिमल से भी पहले कौन आए लैंड में? प्लांट्स आए। और प्लांट्स जब तक ह्यूमन या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म जब तक लैंड में पहुंचते, बहुत सारे प्लांट वहां डेवलप हो चुके थे। और ये अच्छा था कि पहले प्लांट वहां डेवलप हो चुके थे, प्लांट डेवलप हुए लैंड में, तभी तो ऑक्सीजन मिला, तभी तो वहां लाइफ पॉसिबल हो पाया। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। वो तब तक, जब तक एनिमल्स लैंड में पहुंचते तब तक वो बिल्कुल फैल चुके थे। तो बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड, वो कौन थे? प्लांट्स थे। वो कौन थे? प्लांट्स थे। तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना है आपको, ठीक है, सबका ईयर स्टार मार्क करते जाना है। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, ऐसे फिश जिनके पास स्टाउट होते हैं और स्ट्रॉन्ग फिन्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? लोब फिन्स कहते हैं। ये ऐसे फिश होते हैं ना जो कि अब पानी से बाहर आ सकते हैं, पानी से स्ट्रॉन्ग स्टाउट होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग फिन्स होने की वजह से वो लैंड पे भी आ सकते हैं। कुड मूव ऑन लैंड, देखो यहाँ लिखा हुआ कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। तो इनके पास अगर वो लैंड में आ पा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव लंग्स टू, इनके पास लंग्स होगा, ठीक है, और फिर वो वाटर में चले जाते थे। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो। जॉलेस फिश, ठीक है, जॉलेस फिश भी 350 मिलियन ईयर अगो आई, और जो आपके लो फिन्स है ये भी 350 मिलियन ईयर्स अगो आए। इन 1938 अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका, 1938 में एक फिश मिली साउथ अफ्रीका में, जिसको भी हैपन टू बी अ सीलोकैंथ व्हिच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। एक सीलोकैंथ मिली 1938 में, जिसको कहा जा रहा था कि अभी तक ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बिल्कुल गायब हो चुकी है, लेकिन 1938 में सडन से ये मिली। दिस एनिमल्स कॉल्ड लोफिन्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? लोफिन्स कहते हैं। लोफिन सीलोकैंथ सेम है, ठीक है। इवॉल्व, दीज एनिमल्स का लोफिन्स इवॉल्व इनटू, ये डायग्राम बेटा मैं अभी समझाती हूँ, पहले हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इवॉल्व इनटू एम्फीबियंस, फर्स्ट एम्फीबियंस, ये जो लो फिन्स थे ना, ये पहले एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गए। चूंकि ये लैंड पे भी जा पाते थे, लैंड पे भी जा पाते थे, तो ये एम्फीबियन कुछ उनमें से क्या हुए होंगे, कुछ कहेंगे कि यार मजे आ रहे हैं पानी में जाना, फिर लैंड में जाना, मजा आ रहा है, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और वो खाना खाने की तलाश में और डिफरेंट हैबिटेट में एडजस्ट करने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए? एम्फीबियंस में, ठीक है। दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दिस लेफ्ट विथ अस, हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स। तो यही एंसेस्टर थे मॉडर्न डे फ्रॉक्स के, ओके, एंड सैलमेंडर्स के। तो इतनी बात समझ में आ गई, जो सीलोकैन थे यही एंसेस्टर रहे फ्रॉक्स एंड सैलमेंडर के। तो यहां से बेटा क्वेश्चन बन रहा है कि कौन एंसेस्टर रहे? द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल। अब जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में कुछ क्या हुए कि बिल्कुल दूर चले गए होंगे, दूर चले हो गए होंगे जहां पर दूर दूर तक पानी नहीं रहा होगा। अब पानी नहीं है तो उनको तो एडेप्ट तो करना है, एडेप्ट करना उस हार्श कंडीशन में, और रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन में के लिए अब वो पानी में जा नहीं सकते हैं, तो एडेप्ट करना है। तो उनकी जो एग होने लगे ना, वो कैसे होने लगी? शेल वाली होने लगी। क्योंकि भाई बाहर वैसे रेत में अगर वो उस तरह का जेली लाइक एग देंगे तो उनकी एग तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर उनका स्पीसीज तो बढ़ेगा नहीं। और मेन तो इवॉल्व होने के लिए भाई क्या चाहिए? स्पीसीज बढ़ते रहना चाहिए हमारा, ठीक है। और इवोल्यूशन का मतलब ही होता है बेटा टू अनरोल योर हिडन पोटेंशियल। तो भाई यहाँ पे इनकी जो हिडन पोटेंशियल थी ना, ये इन लोगों ने निकाला कि भाई हम तो भाई कुछ तूफानी करेंगे। तो ये तूफानी करने के चक्कर में एम्फीबियंस किसमें इवॉल्व हो गए? रेप्टाइल्स में। तो क्या सारे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए? नहीं बेटा, जो एम्फीबियंस थे उनमें से कुछ एम्फीबियन क्या बन गए? रेप्टाइल्स बन गए। मतलब जिन्होंने सोचा कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और करेंगे कुछ तूफानी,
ठीक है, तो ये अलग जगह गए, अलग हैबिटेट में गए, वहां की नीड अलग थी, तो इनके बॉडी में चेंजेस आए, इनके जो एग के जो शेल थे वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने लगे, क्लिकॉइड सेल हो गए, है ना, क्लिकॉइड सेल हो गए इनके एग्स के ऊपर, समझ गए। और कुछ जो रहे वो एम्फीबियन ही टर्टर करते रहे, एम्फीबियन बन के ही रह गए और टर्टर करते रहे। तो बेटा ऐसे ही नीट में होता है, सारे के सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन जाते, वही डॉक्टर बनते हैं, वही नीट क्रैक करते हैं, और नीट पीजी भी क्रैक कर पाते हैं, जो कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और जो कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं ना, वो टट्टर ही करते रह जाते हैं। जो ठंडी में हाइबरनेशन, गर्मी में एस्टिवेशन करेंगे, वो फिर एम्फीबियन ही रह जाएंगे, समझ गए। तो ये इवोल्यूशन हर जगह चलता है। दे ले थिक सेल्ड एग, देखो मैंने कहा ना कि एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए, दे ले थिक सेल्ड एग। अब वो थिक सेल एग निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो जेली वाला सेल अभी भी, जेली वाला एग अभी भी निकालेंगे तो उनके तो बच्चे मरेंगे ही नहीं। अगर वो जेली वाला एग निकालेंगे तो उनके तो बच्चे बचेंगे ही नहीं रेत में। विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियन, वो अब ड्राई नहीं होते। क्यों ड्राई नहीं होते हैं? क्योंकि इनके जो सेल एग हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। देखियो ना, छिपकली का जो अंडा होता है या चिड़िया का अंडा होता है वो थिक सेल का बना हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और इसको क्या बोलते हैं? क्लिकॉइड सेल, क्लिकॉइड। ठीक है, अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट द टर्टल। अब हम उनके मॉडर्न डे डिसेंडेंट देखते हैं, टर्टल्स देखते हैं, टॉर्टोइज देखते हैं, क्रोकोडाइल्स देखते हैं। इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो और सो ऑन रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट, नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर तक ना इन्हीं का राज था, रेप्टाइल्स का। बहुत आतंक मचाया, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये इवॉल्व हुए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये इवॉल्व होते गए, डिफरेंट शेप साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ। इन लोगों ने इतना आतंक मचा दिया कि भगवान ने फिर बोला कि भाई हटाओ इनको, कि ये सारे प्लांट्स को खा जा रहे हैं, सारे एनिमल्स को खा जा रहे हैं, कुछ बच ही नहीं रहा है। और जायंट फॉन्स, उस समय क्या थे लैंड में? जायंट फॉन्स थे। फॉन्स अभी हम कैसे देखते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे ना, बिल्कुल पिद्दू पिद्दू से देखते हैं। उस समय जायंट फॉन्स होते थे बेटा, टेरिडोफाइट्स जायंट होते थे, वर प्रेजेंट, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल। सभी के सभी, जब नेचर ने कहा ना कि अब इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, एक्सटिंक्ट करना इनको बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत आतंक मचा दिया है। ठीक है, तो उसके चक्कर में गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उसके चक्कर में बेचारी जायंट फॉर्म्स जो थी वो भी गायब हो गई, उनको भी मरना पड़ गया, और वो सभी के सभी दब गई जमीन के अंदर, और क्या बनी? कोल। तो फायदा हुआ ना, हमारा ही फायदा हो गया, अभी हमको कोल मिल रहा है ना। कोल डिपोजिट स्लोली, सम ऑफ दीज लैंड्स रेप्टाइल्स वर बैक इनटू वाटर। कुछ जो लैंड रेप्टाइल्स थी वो भागी वाटर की तरफ, भाई इधर तो खतरा है, वाटर में चलो। ठीक है, पानी में भागी, टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर अगो। ओके, फिश लाइक रेप्टाइल्स कौन थी बेटा? इक्टियोसॉरस। इक्टियोसॉरस, इक्टियो का मतलब ही होता है फिश, ठीक है, और सॉर्स का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, समझ गए। द लैंड रेप्टाइल्स वर्स ऑफ कोर्स द डायनासोर। लैंड रेप्टाइल्स कौन थे? डायनासोर थे, द बिगेस्ट ऑफ देम। टायरेनोसोरस, सबसे सबसे भयानक जो है वो कौन है? टायरेनोसोरस, सबसे बिगेस्ट और सबसे भयानक। ठीक है, तो यहां पर दिया है तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्टियोसॉरस से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इक्टियोसॉरस फिश लाइक रेप्टाइल कौन है? इक्टियोसॉरस है। फिर वो कब आया? 200 मिलियन ईयर अगो आया। ठीक है, तो सारे डाटा एक जगह लिखे हुए होने चाहिए। कौन कब आया? 350 मिलियन ईयर्स अगो कौन आया? 350 मिलियन ईयर्स अगो दो दो चीजें आई थी आपकी, तो सब याद होना चाहिए आपको। टायरेनोसॉरस सबसे भयानक वाला डायनासोरस था उस समय। मोस्टली तो हर्बीवोर्स थे, लेकिन टायरेनोसॉरस क्या था? कार्निवोर्स था। अबाउट 20 फीट हाइट का, बेटा डिटेल लिया तो आपको याद रखना, 20 फीट हाइट, हम लोगों की 6 फीट तक जाती है, इनकी 20 फीट हाइट। हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ। ये आपको याद रखना है, डायनासोर कब डिसअपियर हुआ, कब एक्सटिंक्ट हुए? 65 मिलियन ईयर्स अगो। बहुत आतंक मचाया, सडन फिर वल्कनिक इरप्शन, मीटियोराइट्स वगैरह आए, एकदम बिल्कुल से गायब हो गए। तो क्या जब डायनासोर थे तो उस समय और कोई जानवर नहीं थे? थे ना, तभी तो डायनासोर उन्हीं को तो खाते थे। हाँ, बाकी मैमल्स भी थे, लेकिन छुपे 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 रहते थे, डरे 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 रहते थे, वो अभी इवॉल्व नहीं हो पाए थे बेटा। श्रू लाइक इंसेक्टिवोरस वाले सभी थे। तो वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन। हमको सच सही रीजन नहीं पता कि क्यों डिसअपियर हुए। आपस में लड़े भिड़े, मतलब बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो गया, या फिर मीटियोराइट्स आए। हम यही जानते हैं कि नेचर ने उनको भगा दिया बस। सम से एक दिन हमें भी भगा देगा, क्योंकि हम भी ऐसी आतंक मचा रहे हैं। सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम।
सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। कुछ कहते हैं कि उनका फिर मन नहीं लगा उस वाले में, कहा यार डायनासोरस और ये सब बन के थक गए, अब चलो इवॉल्व हुए, हिडन पोटेंशियल अपना निकालते हैं और फिर वो उड़ना शुरू हो गए। ठीक, इवॉल्व इनटू बर्ड्स। कुछ तो उड़ते थे ना, डायनासोर्स के पास कुछ पंख थे, तो ज्यादा तो नहीं उड़ पाते थे, लेकिन फिर वो किस में इवॉल्व हो गए, बर्ड्स में इवॉल्व हो गया, कुछ ऐसा कहते हैं। कुछ कहते हैं कि डायनासोर्स के जीन, जो मैं बार बार बता रही हूँ आपको, डायनासोर के जीन जो है हैन से, ऑस्ट्रिच से मिलते हैं, तो कुछ वो बर्ड बन गए, कुछ ऊपर उड़ने वाले बिल्कुल बर्ड बन गए। और ऑस्ट्रिच और हैन के जो बोन्स हैं वो हॉलो भी नहीं होते डायनासोर्स की तरह। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हमको नहीं पता है कि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि हम ह्यूमन बन करके बहुत सबसे बेस्ट वर्जन बन गए, हो सकता है धीरे धीरे हमारे जीन में बदलाव आ रहा है और हम ह्यूमन से भी सुपर ह्यूमन कुछ ऐसा बन जाए कि हमारे आसपास बीमारी है ना तो हम स्कैन कर लें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्कैन कर लें, या फिर हम अपने अंदर कुछ ऐसा जैसे चिप जैसा डाल लें, एआई वर्जन बन जाए अपना, चिप डाल लें कि हमारे अंदर कोई बीमारी आए तो वो अपने आप वो गायब हो जाए। समझ गए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बैठे बैठे लाइट की स्पीड से भाग सके। तो हमको नहीं पता कि हमारा अभी ट्रू पोटेंशियल क्या है, हो सकता है हम और ज्यादा इवॉल्व करें, हो सकता है हमारे भी पंख आ जाए। ठीक है, द ट्रूथ में लिव इन बिटवीन। तो ये कह रहा है कि लोगों ने दुनिया भर की बातें कही, सच्चाई इन्हीं सबके कहीं बीज है जो हमें नहीं दिख रही है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दिस एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। इस समय जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स थे, क्रोकोडाइल वगैरह, वो अभी भी हैं। क्रोकोडाइल है, लिजर्ड वगैरह, वो अभी भी हैं, वो बच गए, स्मॉल साइज वाले बच गए, बड़े बड़े वाले सारे मर गए। द फर्स्ट मैमल वर लाइक स्यू। अब देखो, जिस समय इनका आतंक था ये सब तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। और इसी दौरान 65 मिलियन ईयर अगो, 65 मिलियन ईयर अगो ये जो मैमल्स है ना, ये पनपना शुरू किए। ठीक है, ये बिल्कुल गायब हो गए, क्योंकि मैमल्स उस समय थे लेकिन डरे डरे छुप छुप के रहते थे, बिल्कुल एकदम नॉकटर्नल थे। और ये कैसे थे, श्रू, श्रू मतलब स्क्वायरल लाइक, स्क्वायरल देखे हो ना, स्क्वायरल, रैट, ठीक है, रैट्स, इनकी तरह ये थे। और इंसेक्टिवोरस थे, कैसे थे, इंसेक्टिवोरस थे, इंसेक्टिवोरस थे। मैं इसको और बढ़ाई कर लेती हूँ क्योंकि लिखने की जरूरत तो पड़ नहीं रही है इधर। ओके, इंसेक्टिवोरस थे। द फॉसिल आर स्मॉल साइज्ड। इंसेक्टिवोरस थे और स्पेशली ये क्या खाते थे उस टाइम पे, कॉकरोचेस। कॉकरोचेस भाई शुरू से आतंक, और ये किसी भी कंडीशन में रह जाते हैं ना, कितने मार लो ये मरते नहीं है। कॉकरोचेस वगैरह खाते थे। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज्ड। इनके फॉसिल मिले बहुत छोटे छोटे साइज के। मैमल्स फॉर वीवी पैरस। अब देखो क्या हुआ कि मैमल्स आगे बढ़े, इसका मेन रीजन क्या था पता है, इनकी स्पीसीज आगे बढ़ने का मेन रीजन, रेप्टाइल्स के आगे स्पीसीज आगे बढ़ने का मेन रीजन क्या था, उनके जो एग है, एग कैसे हो गए, सेल्ड में कवर्ड हो गए। अब मैमल्स की स्पीसीज आगे इसलिए बढ़ पाई क्योंकि मैमल्स अब वीवी पैरस हो गया। अब वो अपने बच्चे को, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स से ही शुरू हो गया, रेप्टाइल्स भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने लगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं कर रही थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एग हो गया सेल्ड। अब यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है और बच्चे भी अंदर ही डेवलप हो रहे हैं, तो जो स्पीसीज है वो बच जा रही है बाहर के क्लाइमेटीज से, स्पीसीज को बचा पा रहे हैं। सो मैमल्स आर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर बॉडी। ये बहुत बड़ी बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, सबसे अच्छी बात, कि जो मैमल्स हैं इनके पास क्या आ गए बेटा, इनके पास क्या आ गया, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने से अच्छी बात ये हो गई कि अब बाहर खाना हो या ना हो, बच्चे को फीडिंग मिल रही है, बच्चे को खाना मिल रहा है, बच्चे को मिल्क मिल रहा है। इससे क्या है कि माँ बचे ना बचे, बच्चा जो स्पीसीज है उनकी जनरेशन बढ़ती रहेगी। समझ गए। सो मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग। अब ये सेंस करने के लिए, ठीक है, अवॉइडिंग डेंजर, इन सब के लिए इनके सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, जब रेप्टाइल्स, डायनासोर्स वगैरह, इनका आतंक खत्म हुआ, जब एक्सटिंक्ट हो गए, तो मैमल्स ने कहा कि अब मेरा राज। हर कुत्ते का दिन आता है ना, तो मैमल्स जो श्यू लाइक थे, स्क्वायरल जैसे थे, रैट के थे, वो निकले अपने बिल से, अब मेरा राज है, गए तूफानी मचाने वाले। मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल। अब ये ना अलग अलग जगह जाने लगे खाने की खोज में, एक जगह तो खाना मिल नहीं रहा था, हर जगह घूमने फिरने लगे, हर जगह पहुंचने लगे। देयर वर साउथ अमेरिका मैमल्स रिसेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस। अब देखो जो मैमल्स हैं अलग अलग फॉर्म में बदलने लगे, ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट, ड्यू टू डिफरेंट नीड, ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टेशन। अब ये कोई हॉर्स बन रहा है, कोई हिप्पोपोटामस बन रहा है, कोई बियर बन रहा है, कोई रैबिट बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, एडेप्टिव रेडिएशन। सबका एंसेस्टर सेम है, ठीक है, सबका एंसेस्टर सेम है, साइनोडोंट रेप्टाइल्स, सबका एंसेस्टर सेम है, लेकिन अब सब क्या है, अलग अलग जगह जाने की वजह से अलग अलग टाइप के मैमल्स बन रहे हैं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब बेटा कि खिसकना, जैसे कि हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा ना, कि एक तरह का जीन है, सडन कुछ आया, नेचुरल क्लैमिटीज आई,
या फिर सडन से कुछ और हुआ और वो स्पीसीज से बिल्कुल गायब हो गई। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट क्या हुए, थोड़े खिसके, इधर उधर थोड़े खिसके, चेंज हुए। ठीक है, कॉन्टिनेंट अभी जहां दिखते हैं उससे बहुत अलग थे पहले। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से साउथ अमेरिका ज्वाइंट हो गया नॉर्थ अमेरिका से। दीज एनिमल वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फाउना। अब इनको जो है क्या मिल गया, नॉर्थ अमेरिका के जो फौना थे। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं, ये इनसे कौन मिल गए, नॉर्थ अमेरिका के फौना। ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच एंड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ, जो पाउच एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं, ठीक है, कंगारू वगैरह, सर्वाइव कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर एनी अदर मैमल। अब वहां पर कोई कंपटीशन नहीं था। ठीक है, तो उसकी वजह से कंगारू वगैरह क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, तो कंगारुओं का फायदा हो गया। लेस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर। कुछ मैमल बिल्कुल पानी में चले गए। वेल्स और क्या बन गए, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स बन गए, सी कॉ बन गए, ये सब ये बन गए। और जो भी मैमल्स होते हैं, और जो भी मैमल्स होते हैं बेटा पानी में रहने वाले, सब कुछ भी एग्जाम्पल आपको दे सकता है, तो आपको याद रखना है। लेकिन एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया, वेल, डॉल्फिन, सील्स, सी कॉ, तो ये आपको मेन याद रखना है, जो कि पानी में चले गए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। यू विल लर्न। सोचो, मतलब कि हम तो सिर्फ इंसानों की बात करते हैं, हॉर्स कैसे बना होगा, एलिफेंट कैसे बना हो, मतलब कि बेटा हमारा कॉमन एंसेस्टर है, साइनोडोंट है, फिर कॉटिलोसॉर्स है। ओके, कौन है, साइनोडोंट, साइनोडोंट से कॉटिलोसॉर्स, इन सब के डायग्राम में दिखाती हूँ, कॉटिलोसॉर्स, एंड देन फिर इससे श्यू लाइक मैमल्स बन गए, एंड देन फिर इनसे एडेप्टिव रेडिएशन होना शुरू हुआ। ये डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में गए और इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स बन गए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स बनना स्टार्ट हो गया, और इन्हीं से बना फिर क्या, ह्यूमन। ओके, और ह्यूमन बनने के लिए भी एक हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर था, जिसकी वजह से एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। मान लो ये हमारा कॉमन एंसेस्टर रहा, और इसकी वजह से क्या बने, एप गोरिल, जिसके अंदर गोरिल्ला, चिंपांजी आते हैं, और इधर पे क्या बन गया, ह्यूमन। ये कॉमन एंसेस्टर में कुछ एप बन गए और कुछ क्या बन गए, ह्यूमन बन गए। समझ गए? तो इसी को अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले तुम लोग ये डायग्राम सब देख लो कि कैसे हम इवॉल्व हुए। देख रहे हो, ये कॉटिलोसॉरस, ये स्टेम रेप्टाइल्स थे। बड़े बड़े सारे मर गए, डायनासोरस वगैरह मर गए, अब ये स्टेम रेप्टाइल्स बच गए, जिसको सेमोरिया बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मिसिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स। ये क्या है, मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अच्छे से कपाट खुल जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, फिर इससे क्या बन गया बेटा, आपका टर्टल बन गया, इक्टियोसॉरस बन गया। देख रहा, फिश रेप्टाइल, इक्टियोसॉरस, ये कुछ पानी में चलेगा बिल्कुल, और ये क्या बन गया, फिश लाइक रेप्टाइल, जिसको इक्टियोसॉरस कहते हैं। फिर इसी से क्या बन गए, प्रिमिटिव मैमल बन गए, प्रिमिटिव मैमल लाइक रेप्टाइल्स। फिर आपके डिफरेंट फॉर्म्स बन गए, ये बर्ड्स लाइक बन गए। समझ गए? तो इस तरह से लिजर्ड, स्नेक, ये सब बन गए। ठीक है, अब हम आते हैं जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये डायग्राम बेटा, इसकी मैंने ना ट्रिक बता करके रखी हुई है ऑलरेडी, तो आपको ट्रिकी बायोलॉजी बाय नेहा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिल्कुल याद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर पूरा। अभी मैं वो ट्रिक नहीं बता रही हूँ। अ स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। प्लांट कैसे कैसे इवॉल्व हुए वो बता रहा है। तो 5 हमारे पास पीरियड थे, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड केनोजोइक। तो मेन जो 3 पीरियड थे, पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड केनोजोइक। केनोजोइक एरा में अभी हम जी रहे हैं, किनोजोइक एरा में हम जी रहे हैं। ठीक है, और हम किसमें है, क्वार्टरनरी में है। टर्शरी में क्या क्या डेवलप हुआ, हमारा जो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ था ना, वो टर्शरी पीरियड में हुआ था, केनोजोइक के टर्शरी पीरियड में हुआ था। ठीक है बेटा, सो ये देखो, सबसे पहले ये एंसेस्टर बता रहा है, क्लोरोफाइटे एंसेस्टर से क्या बना था, ब्रायोफाइट्स बनना शुरू हुआ था। ब्रायोफाइट्स किस पीरियड से बनना शुरू हुआ बेटा, कार्बोनिफेरस, ये वाले पीरियड से बनना शुरू हो गया था। फिर आपको बोल रहा है ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से जोस्टेरोफाइलम बना सिलूरियन पीरियड से। ठीक है, सिलूरियन
से, एंड देन आप पेलियोजोइक से बना जो स्टेरोफाइलम, एंड इसमें क्या-क्या बने, लाइकोपोड्स, लाइकोपोड्स हमने पढ़ा है ना, लाइकोपोड्स बने, फिर जुरासिक टाइम में भी लाइकोपोड्स बने, एंड देन ऐसे ही फिर आपको देखो सीलोफाइटन, सीलोफाइटन जो कॉमन एंसेस्टर है, कुछ कॉमन एंसेस्टर होगा, उससे क्या-क्या बने, फर्न्स भी बना, फिर जिंगोस बने, कॉनिफर्स बना। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्न्स, जिंगोस, कॉनिफर्स, नेटल्स, इन सब का जो कॉमन एंसेस्टर है वो कौन है? तो सीलोफाइटन है। सीलोप्सिडा ये सब पढ़ा है ना हमने बेटा। तो सीलोफाइटन जो है कॉमन एंसेस्टर है किसका? फर्न्स का, इन सब का, ठीक है। फिर हॉर्स टेल का, फेनोप्सिडा, इन सब का ये कॉमन एंसेस्टर है। ओके, तो ये कब कब से बनना स्टार्ट हो गए थे, और जहां पर ये ज्यादा है ना, मतलब कि इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, फिर ये धीरे धीरे कम हो गए। देखो फंड्स थोड़े कम हो गए थे ना, ओके, ये वाले फंड्स कम हुए, ये वाले फंड्स फिर ज्यादा हो गए। तो ये सारी चीजें आपको ये बता रही है ये डायग्राम। ओके, तो सीनोजॉइक एरा में हमारे पास क्या है? क्वाटरनरी है। ओके, और सीनोजॉइक एरा में हमारे पास एंजियोस्पर्म डेवलप हुए थे, और एंजियोस्पर्म में डाइकॉट पहले आए थे और मोनोकॉट बाद में। देख लो डाइकॉट पहले आ गए थे। डाइकॉट कब आ गए थे? क्रिटेशियस, मीसोजॉइक एरा में आ गए थे क्रिटेशियस में, और एंजियोस्पर्म बाद में आए, सीनोजॉइक एरा में आए। तो सॉरी, ये मोनोकॉटलेडन बाद में आए। तो मतलब कि मोनोकॉटलेडन इज मोर एडवांस देन द डाइकॉटलेडन। ठीक है, डाइकॉट पहले आ गए थे और बाद में आए हमारे पास क्या? मोनोकॉटलेडन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोकॉट पहले आया, डाइकॉट पहले आया। तो डाइकॉट पहले आया और मीसोजॉइक एरा में आया, क्रिटेशियस में आया, और मोनोकॉट बाद में आया। तो बेटा इन सबको याद करने के लिए मस्त ट्रिक मैंने बना के रखी है, उससे देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं हम नेक्स्ट वाले डायग्राम में। ये देखो ये क्या समझाता है आपको, रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। अब वर्टिब्रेट्स कैसे डेवलप हुए, ठीक है, वर्टिब्रेट्स कैसे डेवलप हुए। तो कार्बोनिफेरस एरा में देखो कौन है? अर्ली रेप्टाइल्स, जो कि एक्सटिंक्ट हो गया। तो इन्हीं से क्या बना? साइनेप्सिड बने, और यही साइनेप्सिड में पेलिकोसॉरस आए। पेलिकोसॉरस से ही हम मैमल्स बने हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हम किससे बने हैं? पेलिकोसॉरस और थेराप्सिड्स से बने हैं। पेलिकोसॉरस डेवलप इनटू थेराप्सिड्स, और इनसे हम बने मैमल्स, ठीक है। फिर आपको आ रहा है साइनेप्सिड और सौरप्सिड। सौरप्सिड से क्या बने थे? टर्टल्स बने थे। सौरप्सिड से ही बने थे रेप्टाइल्स भी। रेप्टाइल्स में स्नेक, लिजर्ड सब सौरप्सिड से ही आए। फिर आपके टॉर्टरास भी इसी से आए। इतना डिटेल तो नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है बेटा कि सौरप्सिड और साइनेप्सिड से बने मैमल्स, और सौरप्सिड से ही बने टर्टल, लिजर्ड, स्नेक्स, ठीक है। ये सभी सौरप्सिड से ही बने, और सौरप्सिड से ही थैकोडॉन्ट्स, जो थैकोडॉन्ट हैं, इनसे बने कौन? क्रोकोडाइल, ठीक है। थैकोडॉन्ट से बने क्रोकोडाइल, और थैकोडॉन्ट से ही बने कौन? डायनासोर्स। और थैकोडॉन्ट से ही बने कौन? आपके फिर बर्ड्स। ओके, तो ये पूरी हिस्ट्री बताती है कि कौन कैसे कैसे बना और कब बना। डायनासोर टर्शरी पीरियड में डायनासोर बने। ओके, क्वार्टरनरी में ये सब अभी जो हम देख रहे हैं। जुरासिक पीरियड में कौन थे? डायनासोर थे, ये बन चुके थे डायनासोर। टर्शरी में एक्सटिंक्ट हुए, और टर्शरी में एक्सटिंक्ट हुए तो फिर कौन आए? मैमल्स आए। ओके, तो बेटा अब हम पहुंच गए हैं फाइनली ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन में। सबसे 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमको हमेशा से लगा रहता है कि हम कैसे आए, क्या सही में हमारे पूर्वज जो है बंदर थे? तो ये बिल्कुल नकार देना, हमारे पूर्वज जो है बंदर नहीं थे। हमारे पूर्वज एप्स के पूर्वज, एप्स में कौन आ गया? गोरिल्ला, चिंपैंजी आ गए। मंकी के पूर्वज और हमारे ह्यूमन के पूर्वज, इन तीनों के कॉमन एंसेस्टर थे। मतलब कि बंदर और एप्स हमारे भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन हमारे माई बाप नहीं हो सकते, ठीक है। हम इनसे डेवलप होकर के नहीं आए हैं। कॉमन एंसेस्टर थे एप्स, मंकी, और एप्स मंकी वही रह गए। हमने क्या बोला कि भाई हम कुछ तूफानी करेंगे। इन कॉमन एंसेस्टर में से कुछ जो है पेड़ में रह गए, मंकी वगैरह बन गए, उछलते कूदते रह गए। कुछ थोड़े से इवॉल्व हुए तो एप्स वगैरह बन गए, और कुछ ने कहा कि भाई हम तो अपना कंफर्ट जोन त्यागेंगे, हम कुछ तूफानी मचाएंगे। तो वो किस दौड़ में चले गए? ह्यूमन बनने के दौड़ में। फिर वो तूफानी करते रहे और क्या बन गए? ह्यूमन। तो बेटा इवोल्यूशन का मतलब ही होता है टू अनरोल अनरोल योर हिडन पोटेंशियल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? साइनोडोंट रेप्टाइल आया, और साइनोडोंट रेप्टाइल से कॉटिलोसॉर्स बने, और इनसे फिर मैमल्स बने, ठीक है। कुछ जो है क्या बन गए? मैमल्स बन गए। मैमल्स कुछ पानी में चले गए, कुछ जमीन पे रह गए, और इनमें क्या आ गया बेटा? मेमोरी ग्लैंड आ गया, और बच्चे को ये अपने अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, और डेवलपमेंट भी इंटरनल हो गया, वीवी पैरा सब हो गए।
तो ये सारी चीजें हो गई और इन्हीं मैमल्स में से कुछ जो है कोई जो रहा होगा वो कॉमन एंसेस्टर होगा एप्स का, मंकी का और ह्यूमन का, और यही फिर बनाने लगे क्या, यही ह्यूमन बनने लगे। ठीक है, तो मैमल्स जो बने थे ना वो 195 मिलियन ईयर अगो बनना शुरू हो गए थे। जिस समय डायनासोर वगैरह थे उस समय मैमल्स भी थे, लेकिन छुप छुप के रहते थे, श्यू लाइक। श्यू मतलब श्यू जैसे कि स्क्वायरल है ना, श्यू इंसेक्टिवायरस होते थे, और ये मतलब कि स्क्वायरल जैसे, तो डर डर के हमें रहने की आदत थी, और इसीलिए अभी हमारे अंदर ना वो जीन है बेटा डरने वाला। हाँ, बच्चा पैदा नहीं होता उसको थोड़ा ऊंचा फेंको तो बिल्कुल डर सा जाता है। बच्चा पैदा हुआ है, अब भाई उसको तो पता नहीं है कि चोट क्या होता है, मौत क्या होता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो डरता है। तो हमारे अंदर वो डर वाला जीन है, क्योंकि हम जानवरों से बहुत ज्यादा डरे हैं पहले। सो शिव लाइक थे, एंड फिर ये डेवलप होते गए, अलग अलग जगह गए, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ, और फिर इन्हीं में से कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा हमारा एप्स का और मंकी का। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि हमारा भाई हमारा जो है मंकी से वैसा कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारे कॉमन एंसेस्टर पूर्वज नहीं थे, ये हमारे भाई भाई हैं। ठीक है, तो एक जो फ्रेडरिक, एक दार्शनिक भी हुए बेटा, फ्रेडरिक नीच, उन्होंने कहा था कि एक समय बहुत बहुत लंबे समय तक तूफान आया और बिल्कुल हार्श कंडीशन हो गई। पहले तो होता था ना, बारिश हो रही तो बहुत सालों तक हो रही है, तूफान आया तो बहुत सालों तक, वल्कनिक इरप्शन हो रहा है तो बहुत सालों सालों तक, तो बहुत समय तक इतनी हार्श कंडीशन चली ना कि एप्स और मंकी जो थे, इनमें एप्स और मंकी जो थे वो छुप गए। ठीक है, वो अपने कंफर्ट जोन में चले गए, लेकिन ये जो थे कुछ जो थे वो क्या बोले कि नहीं, हमें कुछ भाई इन तूफान से लड़ना, हमें तूफानी करना है। और ये फिर क्या हो गया, बाई पैडल हो गए। ह्यूमन बनने के लिए ये क्या हो गया बेटा, बाई पैडल हो गए। इनके जो स्नाउट्स थे, स्नाउट्स छोटे हो गए, मतलब नाक जो थे ना, स्नाउट्स क्या हो गए, छोटे हो गए, स्मॉल हो गए। तो इनकी जो स्मेल करने की कैपेसिटी, बहुत ज्यादा सूंघते रहते थे ना, वो थोड़ी सी कम हो गई, डॉगी वाली आदत थोड़ी कम हो गई, अब ये इंसानों वाली हरकतें करने लगे। और स्टीरियोटिपिक इनका विजन हो गया। ठीक है, इधर इधर जो देखने वाली जो आंखें थी वो अब स्टीरियोटिपिक हो गई विजन, और इनका जो है दिमाग जो है, क्रेनियल कैपेसिटी जो है क्या हो गया, बढ़ने लगा, इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि भाई हम तो कमाल कर रहे हैं। सो ड्रायोपिथेकस, अब मैं बता दूं कि ये कॉमन एंसेस्टर कौन था। ड्रायोपिथेकस वाज अ कॉमन एंसेस्टर। ड्रायोपिथेकस को कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है इस एप्स का एंड ह्यूमन का। ठीक है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ बेटा, रिसर्च किया है काफी, और आपकी बुक में दिया हुआ है एक, वहां से मैं बता रही हूँ। तो ड्रायोपिथेकस कॉमन एंसेस्टर थे एप्स के और ह्यूमन के। और जो मैमल में जो प्राइमेट्स आए ना, जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स कब आए थे, 65 मिलियन ईयर अगो। प्राइमेट्स 65 मिलियन ईयर अगो फॉर्म होना शुरू कर दिए थे। सो ड्रायोपिथेकस कॉमन एंसेस्टर थे। अब जो एप्स थे तो वो तो भाई एप्स ही रह गए, पेड़ों में ही रह गए, इधर उधर ही रह गए। अब जो ह्यूमन बनने की दौड़ में रहे, उनमें कौन है सबसे पहला। ठीक है, ये ह्यूमन बना कैसे, ड्रायोपिथेकस से ह्यूमन बना कैसे, ये बना सबसे पहले ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुए रामापिथेकस इवॉल्व हुए, एंड शिवापिथेकस के बारे में नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन शिवापिथेकस और रामापिथेकस इवॉल्व हुए, जो कि कहाँ इनके फॉसिल पता है कहाँ मिले आपको, शिवालिक हिमालय हिमालय। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आपको भाई अपने बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा बेटा। तो ये शिवालिक हिमालय में मिले, कहाँ, इंडिया में इनके फॉसिल मिले। तो रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ट्रायोपिथेकस से आया, और वही सेम टाइम पे अफ्रीका में बेटा केनिया पिथेकस चल रहा था, केनिया पिथेकस इवॉल्व हो रहे थे, पिथेकस। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की बात की जाए तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ना सबसे ज्यादा हुआ एशिया एंड अफ्रीका में ही हुआ है। ठीक है, एशिया एंड अफ्रीका में ही सारे फॉसिल मिलते हैं। उसके बाद रामापिथेकस, शिवापिथेकस और केनियापिथेकस के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है, उनके फिर फॉसिल वगैरह नहीं मिले ज्यादा। तो रामापिथेकस ना 7 मिलियन ईयर अगो ये एक्सटिंक्ट हो गए। इनका रीजन क्या था, कोई हार्श कंडीशन था, या फिर शिवापिथेकस, केनियापिथेकस, इन लोगों ने इन लोगों को हटा दिया, जो भी रीजन रहा हो, तो 7 मिलियन ईयर अगो फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद ड्रायोपिथेकस से ही कुछ बने होंगे आगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, या फिर हो सकता है रामापिथेकस के ही कुछ स्पीसीज आगे बढ़े होंगे ना, बच्चे बच्चे तो हुए होंगे, इतने साल तक ये रहे, तो उनमें से ही आगे ये इवॉल्व हुए बेटा, क्या बने ये, ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ये सभी है ना, ये सभी कोई भी मीट ईटर नहीं था बेटा, सभी के कैनाइन ना छोटे छोटे थे और इनकी जो मोलार्स वगैरह वो काफी बड़ी थी। तो ये सभी के सभी क्या थे, हार्बीवोर थे, ये वेजिटेरियन थे, नट्स वगैरह खाते थे। भाई जानवरों को कहाँ से मार देंगे, जानवर को मारने के लिए इनके पास ना टूल है ना कुछ है, ये मार कैसे देंगे, और कच्चा जानवर ये खा कैसे लेंगे, उनके पास दांत भी तो वैसे नहीं है ना, कुत्ते वाले शेर वाले तो दांत भी तो नहीं है इनके पास। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि कच्चा मांस तो ये नहीं खा रहे थे, और जानवरों को मारेंगे कैसे, जानवरों को से तो ये छुप छुप रहे थे। So about 50 million years ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing. Dryopithecus से Ramapithecus बने, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे Dryopithecus गायब हो गए, सारे के सारे Dryopithecus Ramapithecus बन गए, ऐसा नहीं। जैसे कि एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, तो क्या एम्फीबियन से सारे के सारे रेप्टाइल्स बन गए, कुछ एम्फीबियंस तो बचे ना, तो उस समय Dryopithecus भी कुछ बचे, ठीक है। जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ता है बेटा वो आगे बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की ट्राई कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं Dryopithecus। अब Dryopithecus, ठीक है, अब जो कंफर्ट जोन छोड़ेगा वो क्या बन जाएगा, रामापिथेकस बन जाएगा। रामापिथेकस में भी जो कंफर्ट जोन जो छोड़ेगा वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बन गया, होमो हैबिलिस बन गया, होमो इरेक्टस बन गया। लेकिन जो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा वो ड्रायोपिथेकस में ही रह जाएगा या रामापिथेकस में ही रह जाएगा। समझ गए? सो दे वो जो ड्रायोपिथेकस थे ये बिल्कुल एप लाइक थे। ड्रायोपिथेकस कैसे थे बेटा, एप लाइक थे, ज्यादा से ज्यादा ये इनके शरीर में हेयर वगैरह थे, एप लाइक। और रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ये लोग कैसे थे, ह्यूमन लाइक। भाई भगवान का नाम है ना, हो सकता है राम जी शिव जी इन्हीं समय के टाइम के होंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि इन्हीं से सारी सृष्टि बनी, इन्होंने ही ज्ञान दिया होगा, ठीक है। सो रामापिथेकस, शिवापिथेकस ह्यूमन लाइक थे। ओके, नाउ few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. Man-like bones कहाँ से मिला भाई, एथोपिया एंड तंजानिया से मिला। These revealed hominid features leading to the brief that 3 to 4 million years ago, मतलब hominid feature, जो हमारे जो features है ना, इस तरह के features 3 to 4 million year ago मिलने लगे थे। Man-like primates walked in East Africa, जो man जैसे जो primate थे, hominid जो थे, अफ्रीका वगैरह में घूमने लगे। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर, अब ये बड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, 4 फीट के ही थे, बट सीधे चलते थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये कब था, 2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली इन ईस्ट अफ्रीका, अब ये कहाँ थे, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। बेटा एक एक चीज याद रखना है, तो हमने क्या पढ़ा है, अफ्रीका या एशिया में मिलेंगे, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड का टाइम था, ठीक है, ग्रासलैंड में रह रहे हैं, बड़े पेड़ ज्यादा नहीं है, तो जो जानवर हैं इनको आसानी से देख ले। अब जानवर देख ले रहे तो अब भाई इनको तो उनसे भिड़ना पड़ेगा, या भाग लो या मार लो। तो इन्होंने सोचा कि भाई मार लेते हैं इनको, जो भागे होंगे वो खा लिए गए होंगे, और जिन्होंने मारने का सोचा होगा उन्होंने क्या शुरू कर दी बेटा, हंटिंग, हंटिंग शुरू कर दी। और क्या स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया भाई, स्टोन वेपन बनाना शुरू कर दिया, स्टोन से वेपन बनाना शुरू कर दिया कि हम तो मारेंगे तुमको, पीट पीट के मारेंगे, ठीक है। हंटेड शुरू कर दिया, वेपन स्टोन वेपन का आविष्कार कर लिया, बट एसेंशियली एट फ्रूट। लेकिन अभी वो उनको खा नहीं रहे, ठीक है, मार रहे हैं अपने डिफेंस के लिए, फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए मार रहे हैं बेटा, ये अभी उनको खा नहीं रहे हैं, ठीक है, फ्रूट ईटर है। अभी तक सभी के सभी क्या चल रहे हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है, पूजा पाठ वाले हैं सभी, हर्बीवोर्स हैं। ड्रायोपिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाले सभी क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स वर डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, द होमिनिड कॉल्ड द होमो हैबिलिस। पहला ह्यूमन लाइक जो, मतलब अब चेहरा जो है ना, जॉज वगैरह थोड़ी अंदर जाने लगी, पहले तो ऐसे था, ठीक है, अब जॉज वगैरह अंदर आने लगी, फॉरहेड सही होने लगा। तो इसके बाद कौन आया बेटा, इसके बाद जो हमको फॉसिल मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, होमो हैबिलिस के मिलते हैं, होमो हैबिलिस के। ये मैं लाइन से आपको याद कराऊंगी बेटा एक ट्रिक से, ठीक है। होमो हैबिलिस के मिलते हैं ये, मतलब ज्यादा फर्स्ट ह्यूमन लाइक, फर्स्ट ह्यूमन लाइक। तो बेटा एक एक चीज आपको याद रखनी, फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, सबका क्रेनियल कैपेसिटी आपको याद रखना, सबके स्पेशल फीचर याद रखने, सब अभी याद कर लेंगे। फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, और तो बेटा ये याद रखना है एकदम अच्छे से कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक कौन थे, हैबिलिस थे। और हैबिलिस का मतलब ही होता है स्किलफुल, स्किलफुल, ठीक है, ये स्किलफुल थे। एंड ये स्किलफुल थे, क्यों कह रहे हैं हम स्किलफुल, क्योंकि ये टूल मेकर थे। अब ये टूल्स बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे हड्डियों से, बोन्स से टूल्स बनाने लगे, स्टोन्स से बहुत शार्प शार्प टूल बनाने लगे, फॉर द डिफेंस, डिफेंस के लिए ये टूल बनाने लगे। अभी ये खा नहीं रहे मटन, ठीक है, अभी ये ईट, दे डू नॉट ईट मीट, देखो यहाँ लिखा ना, अभी ये मीट नहीं खा रहे हैं, देखो मार रहे हैं तो खा सकते हैं, कच्चा, अगर कहा जाता है कि आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, अगर मार रहे हैं तो खाना चाहिए, लेकिन नहीं खा रहे क्योंकि फायर की खोज नहीं हुई है, हमारे दांत वैसे नहीं है भाई कि हम कच्चा खा सके, ठीक है।
अगर होते तो अभी तक बड़े बड़े कैनाइन्स होते हमारे कुत्तों जैसे, लेकिन छोटे छोटे से कैनाइन्स है हमारे पास थोड़े से टीयरिंग करने के लिए। सो ये भी क्या है, हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स है। तो याद रखना एच फॉर हेबिलिस, एच फॉर हेबिलिस तक हर्बीवोर्स चल रहा है, एच फॉर हेबिलिस तक, ड्रायोपिथेकस से हेबिलिस तक हर्बीवोर्स ही चल रहा है। और इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी पहुंच गई है बेटा, 650 टू 800 सीसी तक ब्रेन की कैपेसिटी पहुंच गई है। इसको आप याद कैसे रखोगे, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हबीबी हबीबी करते हुए आए, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया गए, बहुत हबीबी हबीबी डांस किया, फिर थक गए, ठीक है, हबीबी हबीबी डांस किया एंड देन इरेक्ट होकर नींद से सो गए। होमो इरेक्टस, होमो निंदरथलीस एंड देन होमो सेपियंस, इरेक्ट होकर नींद से सो गए। इरेक्टस फिर आए 1.5 मिलियन ईयर अगो, इरेक्टस कब आए 1.5 मिलियन ईयर अगो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 to 3 मिलियन ईयर अगो। होमो इरेक्टस इज द नेम, सो इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट, सीधे चलने वाले। तो सीधे चलने वाले थे ये, बिल्कुल एकदम सीधा चलते थे, लार्ज ब्रेन था इनका, 900 सीसी अब हो गया, ठीक है, 650 टू 800 से 900 सीसी हो गया। होमो इरेक्टस अब क्या करते थे, मीट खाते थे। क्यों मीट खाते थे भाई, तुम मीट क्यों खाते हो, होमो इरेक्टस इसलिए मीट खाते थे क्योंकि इन्होंने फायर खोज लिया था, फायर, 900 सीसी जो ब्रेन हुआ तो अब फायर डिस्कवर कर लिया था इन्होंने, फायर डिस्कवर, देखो उल्टा लिखती है ना, डिस्कवर्ड फायर होना चाहिए, फायर डिस्कवर कर लिया इन लोगों ने, और उसकी वजह से मटन का टुकड़ा कभी गिरा होगा उस फायर में, मजे आ गए होंगे, तो अब ये क्या खाने लगे बेटा, मीट खाने लगे। मीट खाने से इनको मिला भरपूर प्रोटीन, मजा आ गया इनको, प्रोटीन मिला, बहुत ज्यादा एनर्जी मिली। अब क्या हुआ, इनका ब्रेन का कैपेसिटी जो है और ज्यादा बढ़े, दिमाग और काम करने लगा इनका, ठीक है। तो जिस चीज को यूज करोगे वो चीज बढ़ती है, दिमाग ज्यादा यूज करोगे, दोनों ब्रेन में से जो ब्रेन हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा बढ़ता है ना, तो जिस चीज को ज्यादा यूज करोगे वो बढ़ेगी, जो नहीं यूज करोगे तो फिर खराब होने लगी, नर्व सेल्स भी बोलेंगे बेकार हैं सारे। तो यूज किया करो दिमाग को थोड़ा, कुछ तो पढ़ते रहा करो हमेशा। होमो इरेक्टस के बाद आए नींदरथल मैन। नींदरथल मैन के बारे में कहा जाता है कि ये ना अचानक से गायब हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, और कुछ कहते हैं कि हो सकता है कि क्रो मैग्नन में वो क्या हो गए, मिक्स हो गए, इन्होंने मेटिंग वगैरह की और फिर यही क्या बन गए, क्रो मैग्नन बन गए, और आगे चल करके ये होमोसेपियंस बन गए। और कुछ कहते हैं कि होमोसेपियंस जगह जगह गए बाद में, और जो भी नींदरथलीस बचे थे उनको जो है मार डाला। नींदरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज 1400 सीसी, अब इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी हो गई, 1400 हो गई। और ये कहाँ रह रहे थे, ईस्ट और नियर ईस्ट एंड सेंट्रल ईस्ट एशिया। कब रह रहे थे, 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक ये रह रहे थे। और क्या करते थे ये खास, अब देखो इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 14 सीसी बच हो गई, तो ये अलग क्या करते थे, ये अलग ये करने लगे कि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगे, हाइड करने लगे, खुद को छुपाने लगे पत्तों वगैरह से, और अपने जो पूर्वज होते थे, जो भी मर जाते थे ना घर में, फैमिलीज में ये रहने लगे, और जो भी मर जाते थे उनके डेड बॉडी को ये जलाने लगे। तो इनको समझ में आने लगा कि जो डेड बॉडी है वो पड़ी पड़ी बास दे रही है, उसमें भाई कीड़े वगैरह लग रहे हैं, तो इन लोगों ने अब क्या करने लगा, उसको बरी करना शुरू करने लगे। इतनी अकल इनमें आ गई, इतना ब्रेन कैपेसिटी बढ़ा। तो उसके बाद फिर होमोसेपियंस यहाँ डायरेक्ट दिया है, लेकिन बेटा बीच में आता है क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन, क्रो मैग्नन, क्रो मैग्नन की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो 1650 से 1700 सीसी हो गई थी, और ये बहुत ज्यादा उत्पात मचाने लगे होंगे क्योंकि इतनी ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी हो गई, तो ये फिर एक्सटिंक्ट हो गए फुल्ली कंप्लीटली, ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और ये क्रो मैग्नन जो थे ये फैमिलीज में रहते थे, फैमिलीज में रहते थे, और कुछ रिलीजन वगैरह को ये फॉर्म करने लगे थे, और इंटरेस्ट लेने लगे थे बाकी सारी दुनियादारी की चीजों में, आकाश वगैरह इन सब चीजों में ये इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए थे। एंड देन फिर होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस, होमोसेपियंस अफ्रीका में डेवलप हुए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नींदरथलीस एशिया में आए और एशिया में ये खत्म हो गए, होमोसेपियंस अफ्रीका में डेवलप हुए। अब किससे डेवलप हुए भाई, तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि ये लाइन से ये सीरीज चली या अलग अलग जगह अलग अलग ह्यूमन इवॉल्व हो रहे थे, और वो जो जहां गए जो कमजोर था उसको हटा दिए। सो होमोसेपियंस अफ्रीका में डेवलप हो रहे थे और हर अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए, ठीक है, एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस ड्यूरिंग आइस पीरियड। Ice age between 75,000 to 10,000 years ago, Homo sapiens arose. ओके, प्री हिस्टोरिक होमोसेपियंस कब एरोज हुए हैं ये बेटा याद रखना है आपको। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, अब ये क्या करने लगे, केव आर्ट बनाने लगे, पेंटिंग वगैरह बनाने लगे, लैंग्वेज डेवलप करने लगे। उसके बाद ये एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। केव आर्ट इनका मिलता है 18,000 ईयर्स अगो, इनका केव आर्ट मिलता है। और होमोसेपियंस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी टू 1600 सीसी थी, ठीक है, 1400 टू 1600 सीसी थी। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक। फिर ये क्या करने लगे, आर्ट वगैरह बनाने लगे, और जो आइवोरी थी, आइवोरी जो है ना,
हाथी से जो मिलती है, उसके फिर गहने वगैरह बनाने लगे। अब ये क्या पहनने लगे, ये एनिमल स्किन से अपने आप को ढकने लगे, अपने आप की सुंदरता, सेल्फ कॉन्शियस होना शुरू कर दिए। इसके बाद इन लोगों के जीवन में आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन्होंने शुरू किया और यहीं से हो गया सत्यानाश। एग्रीकल्चर जैसे ही शुरू किया बेटा, एक जगह ये सेटल होने लगे, बैठने लगे खाली दिमाग शैतान का। अब हंटिंग के लिए जाते नहीं थे, पूरा समय इनका जो हंटिंग में चलता था, खुद को बचाने में, इन सब की वजह से इनके शरीर में शक्ति ज्यादा थी, बीमारियां कम थी, और फिर इसकी वजह से ये मतलब फालतू की बातें नहीं सोच पाते थे। अब क्या है कि एग्रीकल्चर आए, एक जगह बैठने लगे, अब ये रिलीजन्स के बारे में सोचने लगे, ये मैं बड़ा ये छोटा, रिलीजियस वगैरह डेवलप होने लगे, कहानियां बनाने लगे। फिर उसके बाद गुटबाजियां शुरू हो गई। फिर उसमें से कुछ अच्छा ये हुआ कि एस्ट्रोनॉमी में ध्यान देने लगे, और सन मून इन सबको ये समझने लगे अपने माइंड के बाहर, नॉर्मल माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है, इन सबको ये समझने लगे। और फिर ये धीरे धीरे डेवलप होकर के क्या बन गए, हम जो है, हमने क्या किया, हमने बाकी सबको हटा दिया है, और लास्ट में सबसे ताकतवर कौन बच गए, होमोसेपियंस, क्योंकि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी अच्छी थी। एग्रीकल्चर इन्होंने किया, एक जगह बैठे खाए, फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, फैमिलीज बनाना शुरू कर दिया, मैरिज वगैरह इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी स्पीसीज को बढ़ाने में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। And human settlement started. The rest of what happened is a part of human history of growth, decline of civilization. और इन सब का बेटा एविडेंस भी है, एविडेंस भी मिलता है कि हम जो है एप्स से थोड़े से मिलते जुलते हैं, मतलब एंसेस्टर नहीं है एप्स हमारे, लेकिन हम इन सबसे मिलते जुलते हैं। इसका है एप्स और ह्यूमन के बीच में जो कनेक्शन है, एप्स एंड ह्यूमन के बीच का जो कनेक्शन है बेटा, वो ये है कि एप्स में 28 क्रोमोसोम है, और ह्यूमन में सॉरी एप्स में 48 क्रोमोसोम है, 48 क्रोमोसोम्स हैं, और ह्यूमन में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, और क्या है कि एप्स में ए एंड बी ब्लड ग्रुप है, ए एंड बी ब्लड ग्रुप है, और ह्यूमन में ए बी ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, मंकी में ए बी ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, एप्स में ही मिलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। तो इसीलिए मतलब पूर्वज नहीं हमारे, लेकिन हम एप्स से और ह्यूमन जो है इनका कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप भी मिल रहा है और क्रोमोसोम भी आसपास सेम ही है। ये डायग्राम थोड़ा देख लो। ए कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपांजी एंड एडल्ट चिंपांजी। द स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी स्कल। क्या कह रहा है कि बेबी चिंपांजी का जो स्कल है, ये ज्यादा मिल रहा है किससे, ह्यूमन से, ये ज्यादा मिल रहा है, रिसेंबल कर रहा है ह्यूमन से, रेदर देन द एडल्ट चिंपांजी स्कल। उसी को जो अभी हमने पढ़ा, उसी को क्या किया, शॉर्ट नोट्स में बदल दिया है। तो आप यहाँ से इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैंने बता ही दिया कि डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हबीबी हबीबी करते हुए आए, और उसकी वजह से इरेक्ट होकर, थक गए ना, हबीबी हबीबी किए, इरेक्ट होकर नींद से फिर सो गए। और नींदर थली के बीच में क्या है बेटा, क्रो-मैग्नन है, ये भी याद रखना है आपको। ये सारी चीजें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब आपको बता दिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसका कितना क्रेनियल कैपेसिटी है। वहां से आपका मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है। होमो इरेक्टस वाले में कंफ्यूजन हो जाता है कि होमो इरेक्टस को जावा मैन, पैकिंग मैन और हिल्डरबर्ग मैन भी कहते थे। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज कौन सा था, होमो इरेक्टस था। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए। ठीक है, तो होमो इरेक्टस को जावा मैन, पैकिंग मैन और हिल्डरबर्ग मैन कहते हैं। So thanks for watching. If you like the video, must like, share and subscribe. It gives me a lot of motivation to research lot of things. जितना अच्छा मैं दे सकती हूँ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसके लिए बेटा थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, कुछ कमाई तो हो नहीं रही, कम से कम कोई मोटिवेशन दे दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके।